जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे और टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य। क्योंकि हम लोग प्राचीन भारत अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग प्राचीन भारत में हम लोग नौपाषाण काल ये सब और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का आगे भारत का राजनीतिक इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। छठी शताब्दी के बाद जो भारत का इतिहास रहा है और पूरी तरह से देखा जाए तो वो संघर्षों से भरा रहा है वो, ठीक है। भरा रहा है तथा उसमें से चलकर बहुत सारे वन 16 महाजनपद हुए, ठीक है। जन से जनपद, उसके बाद फिर महाजनपद हुए और 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर जो रहा वो कौन सा रहा, तो हमारा मगध रहा। मगध राजवंश इतना ताकतवर क्यों रहा, इसके पीछे कारण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मगध साम्राज्य आखिर इतना ताकतवर क्यों बन गया। जो टोटल 16 महाजनपद थे उनमें सबसे ताकतवर मगध ही क्यों बना, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे मगध के सफलता का कारण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में 3 राजवंशों का उदय होता है। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश तथा तीसरा है नंद वंश। तो तीनों राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनमें जितने भी शासक हुए उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं हर्यक वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश के हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। 544 से लेकर 492 ईस्वी तक ये इसका शासन काल रहा है। ये बीसी है यानी ईसा पूर्व। यह हर्यक वंश का संस्थापक था कौन, तो बिंबिसार, तथा राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। तब बिंबिसार अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था, तो राजगृह, जिसको हम लोग आज के जमाने में राजगीर बोलते हैं, उस समय राजगृह या गिरि वज्र भी कहा जाता है। यानी इसका एक और राजगृह का नाम क्या है, तो गिरि वज्र। उस समय इसको गिरि वज्र भी बोला जाता था, ठीक है। तो बिंबिसार अपनी राजधानी राजगीर या गिरि वज्र को बनाता है। बिंबिसार का श्रेणी, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक का मतलब होता है सेना रखने वाला, ठीक है। तो किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, तो ये बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। और श्रेणिक का मतलब क्या होता है, सेना रखने वाला। ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि श्रेणिक का क्या तात्पर्य है। यूपीपीसीएस नहीं, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, शायद पूछा हुआ है। आप लोग अगर देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें ये मिल जाएगा कि श्रेणिक क्या होता था। तो सेना रखने वालों को श्रेणिक कहा जाता था। और किस शासक को श्रेणिक कहा गया है, तो ये बिंबिसार को, ठीक है। देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की तथा उसने कुल 3 विवाह किए, ठीक है। उस समय थोड़ा सा कूटनीतिक चाल ये लोग चले, जिसे बिंबिसार कूटनीतिक चाल चले और ये वैवाहिक संबंध से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किए। तो प्रथम पत्नी थी, पहली पत्नी थी जिनका नाम था महाकोसला देवी, ठीक है। क्या नाम था, महाकोसला देवी। ये कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। अब महाकोसला से विवाह किए, ये कौशल राज की पुत्री थी तथा राजा प्रसेनजीत की बहन थी। अब विवाह करने के बाद इनको काशी दहेज में मिल जाएगा, ठीक है। काशी क्या मिला, तो काशी इनको दहेज में मिला, किनको, तो बिंबिसार को, ठीक है। तो पहला चाल चल दिए, पहला चाल यानी बिना लड़ाई किए हुए काशी को, अगर काशी को अपने साम्राज्य में मिलाना होता तो ये इनको युद्ध करना पड़ता। लेकिन कूटनीतिक चाल चले कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वैवाहिक संबंध के द्वारा काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिए। कैसे, तो दहेज के रूप में, ठीक है। दूसरी पत्नी थी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना। कौन थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी चेलना इनकी दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी थी मद्र की राजकुमारी। मद्र जो अब पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब की राजकुमारी जिसको मद्र कहा जाता था, क्षेमा थी। और यानी टोटल ये 3 शादी की और तीनों शादी से इनको कुछ न कुछ क्षेत्र मिलते गया, ठीक है। जिससे अपनी स्थिति को बिंबिसार और भी ज्यादा मजबूत किए, ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त, ध्यान रखिएगा, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे मगध में मिला लिया। सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये ब्रह्मदत्त को पराजित किसने किया था, तो बिंबिसार के द्वारा किया गया। और ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में किसको मिला लिया गया, तो अंग को मिला लिया गया। अंग एक जगह है, उसको मतलब अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार उसको मगध में मिला लेते हैं। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रघोत या प्रधोत भी बोलते हैं, चंद्र प्रधोत से युद्ध किया
किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। बिंबिसार चंद्र प्रभु अवंती के जो शासक थे, क्या नाम था इनका, चंद्र प्रगोत, उनसे युद्ध किया, लेकिन युद्ध के बाद किसी कारण से सुलह हो गया और दोनों मित्र बन गए, ठीक है, दोस्त बन गए। जब चंद्र प्रगोत को पीलिया रोग हुआ था, चंद्र प्रगोत को एक रोग हो गया था, एक पीलिया रोग हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था, और जीवक क्या करता है कि उनको पीलिया रोग से मुक्त कर देता है। तब जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे, और अवंती के शासक चंद्र प्रगोत को जो पीलिया रोग हुआ था, तो जीवक ने ही उनके पीलिया रोग को ठीक किया था, ठीक है। तो अगला हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में मैं बता देता हूँ कि राजगीर में इनका जेल भी है, ठीक है, जिस जेल में इनके पुत्र से ये क्या नाम है, अजातशत्रु, इनको जेल में बंद कर दिया था। आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट राजगीर जाते हैं तो वहां पर जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि सोन भंडार भी वहीं पर है, और इसमें बहुत सारे खजाना ये दबाकर रखे थे। तो राजगीर में सब चीज आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनका जेल भी है, फिर अजातशत्रु का आपका किला भी मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगले शासक हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु किनके बेटे थे, तो अजातशत्रु बिंबिसार के ही बेटे थे। इनका शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक, यानी बीसी तक रहा है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था, ठीक है। अजातशत्रु अपने पिता, इनका पिता का नाम था बिंबिसार, तब बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा किया गया, तो इनके बेटे अजातशत्रु के द्वारा हत्या किया गया, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठे। इसलिए बिंबिसार को पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता इनको कहा जाता है क्योंकि अपने पिताजी की ये हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। अजातशत्रु ने कौशल एवं वैशाली को पराजित करके मगध में मिलाया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजातशत्रु ने कौशल एवं वैशाली को पराजित करके मगध में मिलाया था, यानी कौशल और वैशाली दोनों को पराजित करके मगध में मिला लिए थे ये। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने 2 हथियार का प्रयोग किए थे, एक का नाम है महाशिलाकंटक तथा दूसरा का नाम है रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। तो सवाल आ जाता है कि रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग अजातशत्रु ने किस युद्ध में, यानी किसके साथ युद्ध में किया था, तो ये वैशाली के साथ युद्ध में अजातशत्रु ने इन 2 हथियारों का प्रयोग किया था, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था, और राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वो गुफा आज भी मौजूद है, बहुत सारे वहां पर लोग जाकर उस गुफा में जाकर, टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे जाकर उसमें घूमते हैं, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु का एक और काम था, इन्होंने किलाबंदी करवाया था, राजगीर को पूरी तरीके से किलाबंदी करवा दिया था। कौन, तो ये अजातशत्रु, ठीक है। उदयन के द्वारा अजातशत्रु की भी हत्या कर दी जाती है। अजातशत्रु के ही पुत्र था जिसका नाम था उदयन, इसी के द्वारा अजातशत्रु का भी हत्या करवा दिया जाता है, ठीक है। यानी बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता का हत्या करता है, बिंबिसार की हत्या करता है, तथा उदयन जो अजातशत्रु का बेटा था वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करता है, ठीक है। अजातशत्रु का एक उपनाम था कुनिक, ध्यान रखिएगा, कुनिक, क्या नाम है, कुनिक। तो कुनिक अजातशत्रु का एक उपनाम भी था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल आता है, ठीक है। तो कुनिक किसका उपनाम था, तो अजातशत्रु का था। अगला है उदयन, 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमेशा ये सवाल पूछता है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये उदयन के द्वारा बनाया गया था। यानी अब गिरिब्रज राजगीर राजधानी को हटाकर कहाँ लाया गया, तो पाटलिपुत्र यानी पटना लाया गया, ठीक है। उदयन ने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनाया था। ध्यान रखिएगा, उदयन का एक और काम है कि गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला का निर्माण किया था। कौन, तो उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक था, यानी हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदासक था, ठीक है। तो हम लोग हर्यक वंश के बारे में देख लिए, और बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए अगला वंश है शिशुनाग वंश। कौन सा है, तो शिशुनाग वंश 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक है, और इसके पहले शासक हैं, इनका नाम है शिशुनाग, ठीक है। तो शिशुनाग इसके पहले शासक हैं, 412 से 394 ईसा पूर्व तक ये रहे हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। शिशुनाग ने वैशाली को मगध का राजधानी बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यानी बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजगिरी या गिरिवज्र। फिर पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाया, तो उदयन लाया। और फिर पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ चेंज हो जाएगा, वैशाली। तो वैशाली कौन ले जाता है, तो शिशुनाग। तो शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवंती को सर्वप्रथम जीतकर मगध साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया था, तो शिशुनाग के द्वारा सर्वप्रथम मिलाया गया था मगध साम्राज्य में। ठीक है, अगले शासक हुए कालाशोक। ठीक है, इनका शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहा है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनवाया। देखिए यहाँ से हमेशा सवाल फंसाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से सवाल फंस भी जाएंगे। ठीक है, तो कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। तो फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं कि मगध की सर्वप्रथम प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो गिरिवज्र या राजगीर। ठीक है, अब राजगीर से राजधानी पटना कौन ले गया, तो राजगीर से राजधानी पटना यानी पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा लिया गया है। फिर उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र ले गया। फिर उसके बाद शिशुनाग ने इसकी राजधानी वैशाली कर दी। ठीक है, पुनः कालाशोक वैशाली से पुनः राजधानी कहाँ लेकर आया, तो पाटलिपुत्र लेकर आया, जो बहुत दिनों तक इसकी राजधानी रही है। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण भी मिलता है, कहीं कहीं कालाशोक का एक उपनाम काकवर्ण भी मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नंद वंश। ठीक है, कौन सा वंश है, नंद वंश। 344 ईस्वी से लेकर 322 ईसा पूर्व तक है। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक महापद्म नंद है। 344 से 334 ईसा पूर्व तक रहे हैं। डेट देखिए डेट यहाँ से डेट से सवाल अब नहीं आता है। अभी तक जहां तक 10 सालों का प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो प्राचीन काल में डेट से सवाल नहीं आता है, तो आप लोग डेट को भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने लाइन से बता दिया था, यहाँ पर डेट हमने लिख दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो करा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था, नंद वंश के संस्थापक। महापद्म नंद के द्वारा कलिंग को मगध में मिलाया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। महापद्म नंद के द्वारा कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया गया था पहली बार, तथा विजय के उपलक्ष्य में वह कलिंग से, विजय के उपलक्ष्य में महापद्म नंद ने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर लाया था, पटना लाया था, पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है, इसकी जानकारी खारवेल की, जो खारवेल का जो अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है, उसी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग की विजय की थी, कलिंग को मगध में मिलाया था, तथा वहां पर जिनसेन कहा जाता है, उनकी मूर्ति को उठाकर पाटलिपुत्र लाया गया था। किसके द्वारा, तो महापद्म नंद के द्वारा। महापद्म नंद अपने आप को एकराट की उपाधि धारण की थी। तो महापद्म नंद अपने आप को कौन सा कहता था, एकराट। तो एकराट की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापद्म नंद ने। ठीक है, अगला है घनानंद, आखिरी है। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद कौन था, तो यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर के समकालीन था। यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिकंदर के समकालीन इनमें से कौन से शासक थे, तो कौन से थे, तो घनानंद थे। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया तथा मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य के द्वारा, यानी चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं के द्वारा घनानंद को पराजित कर दी जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक सभा में चाणक्य को घनानंद ने बेइज्जत करके सभा से बाहर कर दिया था। उसके बाद से ही घनानंद अपनी चोटी को, मतलब चोटी को खोलकर बोले थे कि जब तक मैं घनानंद को सर्वनाश कर नहीं डालूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। ठीक है, ये किसका कहना था, तो ये चाणक्य का कहना था। और चाणक्य फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की पूरी साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसकी सहायता से, तो उनके गुरु चाणक्य के सहायता से। अब एक और चीज है, मगध के सफलता के कारण आखिर 16 महाजन पद में मगध ही क्यों ऊपर उठ गया, आखिर इसकी सफलता का कारण क्या था। पहला है लोहा की खोज। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहा की खोज हो चुकी है। ठीक है, घना जंगल था जिसे हाथी प्रचुर मात्रा में मिलती थी। जंगल क्या था, बहुत ही घना था। उस समय कहा जाता है कि पाटलिपुत्र और आसपास के जगह जो पूरा था वो घने जंगल से
भरपूर था। तो घना जंगल में हाथी होगा, तो पहली बात कि इन लोगों को हाथी मिल गया, हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला और हाथी का प्रयोग युद्ध के रूप में करेंगे क्योंकि हाथी से ही किला को तोड़ेंगे, हाथी के द्वारा ही तो किला को तोड़ा जाएगा। तो पहला कारण ये था। दूसरा, महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, इस साम्राज्य में बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक भी हुए हैं। आप अजातशत्रु को ले लीजिए, बिंबिसार को ले लीजिए, महापद्म नंद को ले लीजिए, जो कलिंग की विजय कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक भी थे, तो ये भी इसकी सफलता का कारण माना जा सकता है। तीसरा है, मगध की राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये जो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिबज्र थी, उस समय 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, अब 5 पहाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है तो कोई आक्रमण कैसे करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से वो सुरक्षित है। तो सुरक्षित है तो कोई भी शत्रु हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमला करेगा तो उसको पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, उसकी सेना को चढ़ना पड़ेगा, जिससे वो कभी भी वो मतलब कभी कामयाबी नहीं होगा, क्योंकि 5 पहाड़ी से घिरा होने के कारण मगध का राजधानी राजगिरी या गिरिबज्र बहुत ही सुरक्षित था। तो ये भी कारण हो सकता हो था, यानी मगध के सफलता के में ये भी कारण था, यानी राजगिरी जो राजधानी थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र सोन, गंगा तथा गंडक नदियों के संगम पर था। पाटलिपुत्र सोन, गंगा तथा गंडक नदियों के संगम पर था। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण मगध की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। चारों ओर से नदियों के घिरे थी ये मगध। घिरने के बाद कोई भी आक्रमण नहीं कर पाएगा जल्दी, क्योंकि उसको नदी को तैरना होगा, उसके सैनिक को नदी पार करने होंगे और भी सामग्रियां होंगी, तो कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये भी कारण है कि शत्रु मगध पर हमला करने के पहले वो 2-4 बार सोचेगा। दूसरी बात, गंगा और इसका दोआब है, दोआब जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ होती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि यहाँ पर चावल बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती थी, क्योंकि पानी है चावल के लिए, यानी धान के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, तो ये नदियों के द्वारा इस सिंचाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती थी। तो इसे एक तरह से देखा जाएगा तो आर्थिक स्थिति भी मगध के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प था। ठीक है, नेक्स्ट, लोहा का खाद्यान्न मगध के समीप ही थी। जहां पर लोहा उत्पादन होता था वो मगध के समीप ही थी, बगल में था वहां। बगल में वहां क्या बोलते हैं, अगल बगल का क्षेत्र जो है लोहा मतलब उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, तो जिससे लोहा वहां से आसानी से मिल जाती थी। अब लोहा आसानी से मिल जाएगा तो लोग हथियार बनाएंगे, और हथियार ज्यादा मात्रा में बनाएंगे, क्योंकि देखिए लोहा का खोज पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, और ये जो मगध है अगल बगल ही इसको लोहा मिल गया। तो लोहा मिलेगा तो हथियार सबसे ज्यादा बनाएगा, तो सबसे ज्यादा हथियार बनाएगा तो युद्ध में इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो ये भी एक कारण है, जिससे लोहा आसानी से उपलब्ध था तथा हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त था। तो मगध के सफलता का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण थे, इसीलिए 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे ऊपर रहा। इसका बहुत सारे कारण जो मैंने बता दिया, और इसमें बहुत सारे शासक थे, जैसे बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्म नंद हो गए। तो ये सब बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक के द्वारा ही मगध साम्राज्य इतने ऊंचे विकल्प पर मतलब पहुंच चुका था। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग हो सकता है तो सिकंदर का आक्रमण पढ़े, नहीं तो बौद्ध या जैन धर्म के बारे में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि कल हम लोग सिकंदर के बारे में यानी विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग कल पढ़े। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।